तो आज के इस वीडियो में हम एक जैसे ही दो क्वेश्चंस देखेंगे और इस क्वेश्चन से समझेंगे कि रिलेटिव मोशन कितना पावरफुल टूल हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा थॉट करो रिलेटिव मोशन को लेके, अगर आप फ्रेम चेंज करने में थोड़ी सी आपकी स्किल हो तो बहुत टफ क्वेश्चन को, जो शायद ग्राउंड फ्रेम से करने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप लगे, वो रिलेटिव मोशन से शायद 2 स्टेप में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन दिया है, ये एक टेबल टॉप है। इस लाइन में हनी बी यानी मधुमक्खी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 20√2, और टेबल पे एक जगह पे हनी ड्रॉप गिरा हुआ है। ठीक है, शहद गिरा हुआ है। जब मधुमक्खी एग्जैक्ट शहद की ऊपर होगी तब वो ड्रॉप के पास पहुंचने के लिए ऐसा टर्न ले सकती है, ड्रॉप के पास पहुंचने के लिए। और मधुमक्खी की जो विंग्स है वो मैक्सिमम इतना ही एक्सेलेरेशन इसको दे सकती है। तो हाइट 2 मीटर है, हनी बी की स्पीड 20√2 है इनिशियल, और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन 400√3 है। तो पूछा है कि भाई मिनिमम कितने टाइम में मधुमक्खी इसको, हनी बी इसको कैच कर लेगी। हमें उसका रिएक्शन टाइम को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ग्राउंड फ्रेम में इसको कैसे मूव करना है, सर्कुलर जाना है कि फिर कोई और ऐसे चल के ऐसे आना है कि कोई और आड़ा टेढ़ा रास्ता लेना है, क्या पॉसिबिलिटी है वो हम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में। टारगेट है मिनिमम टाइम में। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वाइसफुली ऐसी फ्रेम चूज करूं कि जो इनिशियली 20√2 की स्पीड से जा रही है, ध्यान से सुनना, मैं मधुमक्खी की फ्रेम में नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसी फ्रेम में जा रहा हूं जिसकी स्पीड हनी बी की इनिशियल स्पीड जितनी है। ठीक है, यानी मैं किसी और थर्ड फ्रेम में जा रहा हूं, ना तो मैं ग्राउंड फ्रेम में हूं ना तो मैं हनी बी की फ्रेम में हूं। एक ऐसी थर्ड फ्रेम में जा रहा हूं जो कॉन्स्टेंटली इतनी स्पीड से जाएगी। अब उस फ्रेम से मुझे क्या दिखेगा, उस फ्रेम से मुझे हनी बी इनिशियली रेस्ट पे दिखेगी और ये हनी ड्रॉप 20√2 से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेम चेंज करने से इतना चेंज हो गया, और मेरी फ्रेम कॉन्स्टेंटली उतनी ही स्पीड से जाती रहेगी। ठीक है, अब उस फ्रेम में क्या दिखेगा, जो फ्रेम 20√2 की स्पीड से जा रही है, हनी ड्रॉप कॉन्स्टेंटली ऐसे जा रहा है और हनी बी यहां पे अभी रेस्ट पे है। अब हनी बी को इसको पकड़ना है मिनिमम टाइम में। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो इजी पाथ क्या होगा कि भाई हनी बी को सीधा स्ट्रेट लाइन में उस रास्ते पे जाना चाहिए कि जब वो टेबल पे पहुंचे तभी हनी ड्रॉप भी इसी जगह पहुंच जाए। क्या यही उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा? अगर ये इसके अलावा और कोई पाथ लेगा आड़ा टेढ़ा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको किसी पॉइंट को कैप्चर करना है तो सीधा उसकी ओर नहीं जाना चाहिए। तो हनी भी सीधा ऐसा रास्ता चूज करेगा कि जैसा वो टेबल पे पहुंचे ये भी सीधा इस पे पहुंच जाए, ये उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो ऐसी फ्रेम जो कॉन्स्टेंटली 20√2 स्पीड से जा रही है, उस फ्रेम में हनी बी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करके स्ट्रेट लाइन में मूव करना है और उसकी इनिशियल स्पीड 0 रखनी है। तो आप कैलकुलेशन देखो, तो हनी बी पहले यहां पे था, मतलब ड्रॉप यहां पे था, हनी बी यहां पे थी। तो मानो टी टाइम में वो कैच कर लेता है तो ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ जाएगा, यूटी, जहां पे स्पीड 20√2 है। और हनी बी सीधा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो हाफ एटी स्क्वायर, और इनिशियल हाइट एच है। तो आप अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे टी स्क्वायर के क्वाड्रेटिक बना के आप इसको सॉल्व करोगे। एक बार देखो मैंने डेटा पुट किया है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करना। तो टी स्क्वायर के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.1 सेकंड। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसने ये 20√2 की मूविंग फ्रेम में इसने स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में इसका पाथ कौन सा होगा? ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं यहां पे देखूं तो सीधा सर्कुलर पाथ होगा कि पैराबोलिक पाथ होगा कि कोई आड़ा टेढ़ा पाथ होगा? तो मूविंग फ्रेम में स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं उस फ्रेम से बाहर आ जाऊं, अगर उस फ्रेम से मैं बाहर आ जाऊं तो मुझे पता है भाई एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, भाई उसका एक्सेलेरेशन मूविंग फ्रेम में इस तरफ था कुछ ए का, तो ग्राउंड फ्रेम में भी इसी तरफ होगा क्योंकि मूविंग फ्रेम में तो कोई एक्सेलेरेशन था नहीं, तो एक्सेलेरेशन फ्रेम बदलने से चेंज होगा नहीं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसी तरफ कांस्टेंटली रखना है और इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है। तो जैसे हमने वो समरी वीडियो में देखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बीच में कोई एंगल अदर देन 0 या 180 हो तो पाथ पैराबोलिक रहता है। तो ग्राउंड फ्रेम से हनी बी ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आएगा, ना कि सर्कुलर पाथ फॉलो करके आएगा। फीलिंग ऐसा ही आता है कि उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन पैराबोलिक पाथ उसका ज्यादा टाइम सेव करेगा। तो देखो रिलेटिव मोशन की
फ्रेम चेंज करने से आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब उसी पे बेस एक दूसरा क्वेश्चन है, ये नारायण टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन था, तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब सिचुएशन को समझते हैं कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 100 की है और उनको स्पेसक्राफ्ट को 90 डिग्री का टर्न देना है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड वही रख के उनको 90 डिग्री का टर्न देना है, तो कितने टाइम में यह टर्न पॉसिबल हो पाएगा और कौन से पाथ फॉलो करके उसको यह टर्न मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन ड्रॉ करके बता देता हूं कि इनिशियली स्पेसक्राफ्ट कुछ 100 की स्पीड से जा रहा था, मान लो सामने दीवार आ गई या सामने कोई बैरियर आ गया, तो उनका टारगेट है स्पेसक्राफ्ट को 90 डिग्री का टर्न देना 100 मीटर पर सेकंड, और ये टर्न उनको मिनिमम टाइम में देना है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो ये टर्निंग देने वाली प्रोसेस में उनको सर्कुलर पाथ फॉलो करना है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करना है कि कोई तीसरा पाथ फॉलो करना है, और मिनिमम कितने टाइम में टर्न लगाया जा सकता है। तो ये आप देखो तो हनी बी जैसा ही एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऐसी फ्रेम में चला जाऊं कि जो फ्रेम 100 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसी फ्रेम में चला जाऊं जो फ्रेम 100 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो उस फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। उस फ्रेम में आप देखो तो स्पेसक्राफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर मैं उस फ्रेम में चला जाऊं जिसमें जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो उस फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो उस फ्रेम में अगर फाइनल ग्राउंड फ्रेम में ये है, तो इस डायरेक्शन में 100 की स्पीड से जाने वाली फ्रेम में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरफ का 100 तो है ही प्लस इस तरफ का 100, यानी नेट वेलोसिटी आ जाएगी 100√2। तो मैं ऐसी फ्रेम में चला जाऊं जो फ्रेम 100 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है, उस फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट की इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए और फाइनल स्पीड ये होनी चाहिए इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, और स्पेसक्राफ्ट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 5√2 हो सकता है। अब आप खुद सोचो पिछले क्वेश्चन की हेल्प से कि इस मूविंग फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट को कैसे मूव होना चाहिए कि ये वाली वेलोसिटी अचीव कर सके। तो अब सीधी बात है कि अगर कोई चीज इनिशियली रेस्ट पे है और उसको इस डायरेक्शन में 100√2 की स्पीड अचीव करना है, तो क्या उसको सीधा ही इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आड़ा टेढ़ा जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर उसको मिनिमम टाइम में अचीव करना है। तो उस मूविंग फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट को इनिशियली 0 स्पीड से स्टार्ट करके फाइनली 100√2 स्पीड को अचीव करना है मिनिमम टाइम में, तो उसको सीधा उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में उसको वो स्पीड अचीव करना है। तो आपकी कैलकुलेशन क्या लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इस फ्रेम में कैलकुलेशन है, तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 100√2 और एक्सेलेरेशन कितना है 5√2, तो टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड। ये पूरी चीज वो 20 सेकंड में अचीव कर सकता है, और इस फ्रेम में उसको स्ट्रेट लाइन में जाना है, और इस फ्रेम में उसका एक्सेलेरेशन सीधा इसी तरफ होगा 45 डिग्री पे। तो अगर मैं फ्रेम से बाहर आके वापस ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा, तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से सोचो तो एक्सेलेरेशन इस तरफ होना चाहिए कॉन्स्टेंटली, और इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ थी, तो आपका एंगल वापस अदर देन 0 और 180 आ गया, तो वापस उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करना है, और कितना टाइम लगेगा 20 सेकंड। तो आपका आंसर आएगा पैराबोलिक और 20 सेकंड। अब थोड़ा सा इस वीडियो को वापस देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैंने क्लास में स्किप किया था। अब दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर दो, मैंने आपको जो जेरोक्स दिया है लेक्चर में उसमें ये होगा, प्रिंट जो पीछे ब्लैंक वाली मैंने प्रिंट दी लेक्चर नोट्स की, उसमें ये क्वेश्चन होगा, आप उसको अच्छे से नोट कर दो, नोटबुक में लिख लो। फ्रेम बदलना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत टफ क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।